हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं इलेक्ट्रीशियन एंड वायरमैन के लिए, जो CITS यानी कि CTI का जो पेपर होना है जुलाई में, उसके लिए हम सीरीज चला रहे हैं। और आज का जो पार्ट 2 है, इससे पहले हम पार्ट 1 इसका दे चुके हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करा दिए हैं और आज का जो वीडियो रहेगी क्वेश्चन नंबर 20 के बाद से होगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से हम क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड से बिलोंग करते होंगे, तो ये वीडियो भी आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मैं इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से संबंधित हर अपडेट आपको दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आइए शानदार तरीक़े से सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। और पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक हम प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। 1 से 20 तक क्वेश्चन जो है सारे बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो आइए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, एक ट्रांसफार्मर डॉट डॉट है, यानी कि ट्रांसफार्मर किस चीज़ को किस में रूपांतरण करता है। तो पहला ऑप्शन है AC को DC में बदलता है, दूसरा ऑप्शन है DC को AC में बदलता है, तीसरा ऑप्शन है DC वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है, और चौथा जो ऑप्शन है AC वोल्टेज को बढ़ाता है या घटाता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 21 का राइट ऑप्शन जो है D के साथ चला जाएगा, यानी कि यह जो है ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होती है वह स्टैटिक्स डिवाइस होती है, इसमें घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसे अस्थैतिक उपकरण कहते हैं। और बिना फ्रीक्वेंसी बदले या AC इलेक्ट्रिकल पावर को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो यहाँ पर 21 का राइट ऑप्शन D के साथ हम चूज किए। और आप कमेंट करके बताइएगा कि AC को DC में कौन सा उपकरण के द्वारा बदला जाता है। दूसरा आपको कमेंट करके बताना है कि DC को AC में हम किसके द्वारा बदलते हैं। तो ये दोनों का राइट आंसर क्या होगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, टेप चेंजर आमतौर पर डॉट डॉट में लगाया जाता है, यानी कि जो टेप चेंजर होता है एक ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है, उसको हम किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन है अर्थिंग ट्रांसफार्मर, तीसरा ऑप्शन है करंट ट्रांसफार्मर, और चौथा ऑप्शन है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 22 का राइट ऑप्शन A के साथ चला जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन 22 का A के साथ हम चूज करेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है, यानी कि आर्क वेल्डिंग में हम किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्टेप डाउन, दूसरा ऑप्शन है स्टेप अप, तीसरा ऑप्शन है 1 to 1, और चौथा ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 23 का राइट ऑप्शन जो है A के साथ चला जाएगा। स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन हम A के साथ चूज करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है 2 प्रकार के, एक CT और दूसरा PT। CT का फुल फॉर्म करंट ट्रांसफार्मर होता है और PT का फुल फॉर्म पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 23 का राइट ऑप्शन हम A के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 24 में, एक मल्टीमीटर के द्वारा क्या क्या चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं। तो बेहद आसान ये भी क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन हम आपको जो सॉल्व करा रहे हैं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आपका पेपर होंगे उसमें 100% आपको सफलता दिलाएगी। आप केवल ओनली स्टेप बाय स्टेप को वीडियो को देख लीजिए
और एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर 24 में पूछा गया कि मल्टीमीटर के द्वारा हम किस चीज़ को मेज़र करते हैं। तो पहला ऑप्शन है करंट का, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज का, तीसरा ऑप्शन है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों का मेज़र करते हैं, और चौथा ऑप्शन है ओनली रेजिस्टेंस का मेज़र करते हैं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज़ कीजिएगा तो 24 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों को हम मेज़र कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा। करंट को हम अगर ओनली मेज़र करना होगा तो अमीटर के द्वारा, वोल्टेज को ओनली मेज़र करना होगा तो वोल्ट मीटर के द्वारा, और रेजिस्टेंस को जो मेज़र करना होगा वो मीटर के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। 24 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में अर्थ रेजिस्टेंस को डॉट डॉट द्वारा मापा जा सकता है, यानी कि अर्थ रेजिस्टेंस को हम किस उपकरण के द्वारा माप सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर केमिकल सोल्ट टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है IR टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है डक्टर ओ मीटर मेथड के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है बाइफॉल और पोटेंशियल मेथड एंड यूजिंग एन अर्थ टेस्टर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 25 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अर्थ रेजिस्टेंस को हम फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि और अर्थ टेस्टर के द्वारा हम माप सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर डी के साथ चूज किए। 25 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है PMMC प्रकार के उपकरण का स्केल कैसा होता है। पहले आपको हम थोड़ी सी बता देते हैं कि आखिर PMMC होती क्या है। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। PMMC का जो फुल फॉर्म होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है। इसका अन्य जो नाम होता है शॉर्ट में हम इसे मूविंग कॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्केल होता है रीडिंग स्केल इस तरह से, और इस पर जो कुछ मान अंकित होते हैं उसी के बारे में पूछा गया कि यह स्केल जो होता है किस प्रकार का होता है। तो पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म के टाइप में होता है, दूसरा ऑप्शन है नॉन यूनिफॉर्म होता है, तीसरा ऑप्शन है निचले सिरों पर क्रेमड होता है, और चौथा ऑप्शन है बीच में क्राउडेड होता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 26 का राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे। PMMC यानी कि मूविंग कॉइल जो होती है उसका जो स्केल होता है यूनिफॉर्म के रूप में होता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। और यह जो होता है PMMC जिसको मूविंग कॉइल कहते हैं DC सप्लाई में वोल्टेज एवं धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। 26 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का भाग को चूज करना है। इसके ऊपर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसका भी लिंक हम इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिए, आप ज़रूर देख लीजिएगा। बेहतरीन तरीक़ा से आपको बताया गया कि ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग को क्या कहते हैं और किस नाम से जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट जो भाग होते हैं उसी को हम बताए हैं, 14-15 भाग जो भी है आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसका भी लिंक हम इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है और सारे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। कम्यूटेटर, टेकोगेज और यहाँ पर रेस्पिरेटर, ये सब जो है ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज करेंगे। ट्रांसफार्मर का जो भाग होती है बूसिंग होती है, और बूसिंग को हम पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार के ट्रांसफार्मर में उपयोग करते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो 27 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज किया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है जूल का नियम, दूसरा ऑप्शन है लेंस का नियम, तीसरा ऑप्शन है लैम्बर्ट कोसाइन का नियम, और चौथा ऑप्शन है किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो लैम्बर्ट
का कोजिया नियम भी इसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी का साथ चूज करेंगे। बात हुई है इस नियम की, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं। इस नियम के अनुसार जो लैम्बर्ट कोसाइन नियम है, जिसको हम लैम्बर्ट का कोजिया नियम भी कहते हैं, इस नियम के अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल के प्रकाश स्रोत के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम इसको बोल सकते हैं ई समानुपाती cos थीटा। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, ई बराबर आई बटा डी स्क्वायर cos थीटा। तो ऐसे भी इसे हम लिख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण फार्मूला को भी आप याद में रखिएगा, तो आप अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे। ठीक है, तो 28 का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर सी के साथ चूज करेंगे, लेबर कोसाइन का नियम। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 29 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस डिस्चार्ज लैंप है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम वेपर लैंप, दूसरा ऑप्शन है कार्बन फिलामेंट लैंप, तीसरा ऑप्शन है आर्क लैंप और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 29 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। सोडियम वेपर लैंप जो होती है गैस डिस्चार्ज लैंप होती है। इसके अलावा एक और लैंप होती है सोडियम वेपर लैंप के अलावा, जो ऑप्शन में नहीं है, मरकरी वेपर लैंप। ठीक है, मरकरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप, ये 2 लैंप है जो गैस डिस्चार्ज लैंप हैं। ठीक है, तो 29 का राइट ऑप्शन हम यहाँ पर ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक क्रिस्टल डायोड में होता है, यानी कि एक क्रिस्टल डायोड में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर एक पीएन जंक्शन होता है, दूसरा ऑप्शन है 2 पीएन जंक्शन, तीसरा ऑप्शन है 3 पीएन जंक्शन और चौथा ऑप्शन है 4 पीएन जंक्शन होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक क्रिस्टल डायोड में एक पीएन जंक्शन होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 30 का ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपसे ट्रांजिस्टर से संबंधित एक क्वेश्चन है। पूछा गया है कि एक ट्रांजिस्टर में रिक्तीकरण के परतों की संख्या कितनी होती है, यानी कि डिप्लेक्शन लेयर की संख्या कितनी होती है, आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 2। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 31 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। ट्रांजिस्टर में जो डिप्लेक्शन लेयर होती है उसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 31 का राइट ऑप्शन डी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, फिल्टर के बिना रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट डॉट डॉट है, यानी कि कोई एक रेक्टिफायर सर्किट है उसमें फिल्टर नहीं लगा होता है, अगर फिल्टर नहीं लगा होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 50 हर्ट्ज होगा, दूसरा ऑप्शन है स्मूथ डीसी प्राप्त होगा, तीसरा ऑप्शन है पल्सेटिंग डीसी प्राप्त होगा और चौथा ऑप्शन है 60 हर्ट्ज का एसी प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं पहले कि रेक्टिफायर क्या है। तो रेक्टिफायर जो है वो रेक्टिफायर के द्वारा हम एसी को डीसी में बदलते हैं, एसी को डीसी में बदलते हैं। और जब रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है तो उसमें जो है फिल्टर लगा होता है, और फिल्टर का काम होता है प्योर डीसी देना, पल्सेटिंग टाइप के जो डीसी होती है उसको काटता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा, पल्सेटिंग प्रकार का डीसी करंट प्राप्त होगा अगर रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर नहीं लगा होगा। तो राइट ऑप्शन सी के साथ चूज करेंगे। ठीक है, आप बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, रोटर के संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की 3 फेज प्रेरण मोटर संभव हो सकती है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा ऑप्शन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तीसरा ऑप्शन है स्क्विरल केज और स्लिप रिंग
दोनों प्रकार के मोटर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 33 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है। रोटर के संरचना के आधार पर 3 फेज इंडक्शन मोटर 2 प्रकार से होती है, स्क्यूरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर के बारे में सत्य है। तो स्टेटर जो होता है स्थिर भाग होता है और रोटर जो होता है घूमने वाला भाग होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यह एक दृढ़ सामग्री से बना होता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें सारे जो पोल होते हैं सेलिएंट टाइप के होते हैं, इट हैज सेलिएंट पोल। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है टर्मिनल को कम्यूटेटर के माध्यम से निकाला जाता है। और चौथा ऑप्शन है स्लॉट में वाइंडिंग की स्थापना की जाती है। किसके स्लॉट में? स्टेटर में स्लॉट लगे होते हैं, उसी में वाइंडिंग की स्थापना की जाती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 34 का हम डी के साथ चूज करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, मोटर की तुल्यकालिक गति तथा रोटर की वास्तविक गति के अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर स्लिप गति कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर रोटर की गति कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन है मोटर की गति कहा जाता है और चौथा ऑप्शन है आंशिक गति कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 35 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। तुल्यकालिक गति और वास्तविक रोटर की गति के बीच के अंतर को हम स्लिप गति कहते हैं, अर्थात NS माइनस NR। ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अब 36, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया DOL स्टार्टर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें सारे ऑप्शन जो हैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने लायक दिए हैं, और इसका राइट ऑप्शन हम एक के साथ डायरेक्ट चूज कर लेते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये सारे ऑप्शन आप के गलत हैं। DOL का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसका सारे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। ठीक है। तो 36 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज की, इसे आप ध्यान में रखिएगा। DOL स्टार्टर में जो ग्रीन बटन होता है स्टार्ट करने के लिए होता है, और रेड बटन जो होता है बंद करने के लिए होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, DOL स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा रिले जुड़ा होता है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रीड रिले, दूसरा ऑप्शन है इम्पल्स रिले, तीसरा ऑप्शन है थर्मल ओवरलोड रिले और चौथा ऑप्शन है लैचिंग रिले। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 37 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। DOL स्टार्टर में जो रिले लगा होता है थर्मल ओवरलोड रिले लगा होता है। इसका क्या काम होता है, जब करंट जो है हीटिंग कॉइल से गुजरती है तो वह गर्म हो जाता है, और वह कितना गर्म हो रही है इसको जांच करने के लिए थर्मल ओवरलोड रिले का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम सी के साथ चूज किए, 37 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला गया। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सीलिंग फैन में सामान्यतः डॉट डॉट की एकल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सीलिंग फैन होती है उसमें जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वह किस प्रकार का मोटर होता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर परमानेंट कैपेसिटर प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर प्रकार का, तीसरा ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट प्रकार का और चौथा ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट तथा रन प्रकार का। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 38 का राइट ऑप्शन जो है हम ए के साथ चूज करेंगे। सीलिंग फैन में जो सामान्यतः सिंगल फेज मोटर में प्रयोग जो किया जाता है परमानेंट कैपेसिटर प्रकार का मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन में यहाँ पर 38 का ए के साथ चूज किए, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपसे 39 में पूछा गया है, अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि उसका प्रिंसिपल क्या होता है आपसे पूछा गया। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर,
दूसरा ऑप्शन है ओम के नियम पर, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर के नियम पर, और चौथा ऑप्शन है लेंज के नियम पर। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो यहाँ पर 39 का राइट ऑप्शन ए के साथ चूज करेंगे। अल्टरनेटर जो होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 39 का राइट ऑप्शन हम ए के साथ चूज किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, और यह जो क्वेश्चन है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगी। इसके आगे वाला पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। हमारा प्रत्येक सीरीज में 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अल्टरनेटर होती है, यानी कि अल्टरनेटर का कौन सा इसमें से प्रकार है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर रोटेटिंग कम्यूटेटर प्रकार, दूसरा ऑप्शन है स्क्यूरल केज रोटर प्रकार, तीसरा ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार्ट प्रकार, और चौथा ऑप्शन है रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार। तो ये 4 ऑप्शन में से जब राइट ऑप्शन चूज कीजिएगा तो 40 का राइट ऑप्शन यहाँ पर हम रोटेटिंग आर्मेचर टाइप। ठीक है, तो रोटेटिंग आर्मेचर टाइप जो है राइट ऑप्शन डी में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हम डी के साथ चूज करेंगे। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये अल्टरनेटर का प्रकार होता है। इसके अलावा और कई प्रकार से अल्टरनेटर होते हैं, जैसे कि स्टीम टरबाइन, वाष्प टरबाइन, ऑयल इंजन, सिंगल फेज, पॉली फेज, डैम्पर वाइंडिंग, और रोटेटिंग आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड आर्मेचर। तो यहाँ पर रोटेटिंग आर्मेचर दिया हुआ है, रोटेटिंग फील्ड आर्मेचर भी होता है, तो वहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हम 40 का डी के साथ चूज किए। तो ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।